हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एएच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा और भी कई सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन डेवलपमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये आनुवंशिकता या हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी, आनुवंशिकता। घर में जब भी बच्चा पैदा होता है तो दादा नानी वगैरह पूछते हैं कि ये किस पर गया है। कोई भी बच्चा देखे तो अच्छा बताओ ये किस पर गया है, इसकी आंखें किसकी तरह है, इसकी नाक किसकी तरह है, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, ये क्या चीज है, इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता से जो गुण या विशेषताएं प्राप्त करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। होता क्या है, जब बच्चा जो है अपने माँ के पेट में होता है तो जब एक स्पर्म और एक एग जब मिलते हैं तो एक बच्चे की स्टार्टिंग यहां से हो जाती है। तो जो स्पर्म है और जो एग है ये अपने साथ जीन्स को कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं ये। तो इन्हीं जीन्स में अपने माता पिता के कुछ गुण होते हैं, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वज के गुण होते हैं जो हमें बच्चे में दिखाई देते हैं। तो इसी को, जो कुछ भी बच्चे ने अपने माता पिता से जीन्स के थ्रू लिया है उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। अब इसके अलावा जैसे जो बच्चे को रंग मिला, जो बच्चे को आंखें मिली, जो बच्चे को पूरा स्ट्रक्चर मिला बॉडी का, ये सारी चीजें जो हुई वो उसकी हेरिडिटी कहलाएगी। अब इसके अलावा जो कुछ भी बचा, इसके अलावा जो कुछ बच्चे ने अपने पेरेंट्स से लिया, इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो बच्चे का क्या कहलाता है, एनवायरमेंट, पर्यावरण। पैदा होने के बाद जो कुछ भी चीज स्टार्ट होती है, इवन जब वो मां के पेट में होता है तब भी एक जो है पर्यावरण, उसको एनवायरमेंट होता है। तो जब एक स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो वो अपने साथ कुछ जीन्स कैरी करते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ये होते हैं हमारे 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर्स। ये पेयर्स में होते हैं। इन पेयर्स में 23 पेयर्स मदर डोनेट करती है और 23 पेयर्स जो है फादर डोनेट करता है। जिसमें जो एक लास्ट वाला जो होता है जिससे बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है, ये भी इन्हीं से, जीन से ही डिसाइड होता है। हमारे माँ के पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? किसी भी फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो फादर होता है उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अब बच्चे का जेंडर किस तरीके से निर्धारित होता है? देखिए, माँ के, हमने देखा होगा ना कि बहुत सारे घरों में या कहीं भी अगर बेटी पैदा होती है तो वो जो है माँ को दोष देते हैं। माँ का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? रोल होता है यहाँ पे फादर का। इवन दोष फादर को भी नहीं देना है, उसका भी कोई इस तरीके से रोल नहीं है कि वो जो है क्या क्या करे। होता ये है कि माँ ने एक क्रोमोसोम देना है, माँ सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही दे सकती है। अब अगर फादर ने एक्स क्रोमोसोम दे दिया तो ये क्या हो गया, ये जो है गर्ल हो गई, बेबी गर्ल हो गई। यहां से क्या मिला? एक्स मिला, और यहां से क्या मिला? एक्स मिला, तो ये क्या हो गया? गर्ल हो गया। अब यहां से तो एक्स ही है, यहां से क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। अगर अब इसने वाई क्रोमोसोम दे दिया, फादर ने क्या क्रोमोसोम दे दिया? वाई क्रोमोसोम दे दिया, तो यहां पे क्या मिल गया? वाई। तो इसमें फीमेल का जेंडर पे बच्चे के कोई रोल नहीं होता है। उसके पास सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं, फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें भी उसका कोई रोल नहीं है कि उसे कौन सा देना है। वो तो जो कुछ भी ऊपर वाले ने दे दिया उसको गनीमत जाने और उसे खुशी से एक्सेप्ट करें। तो एक्स 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 जो है दिया तो गर्ल, एक्स वाई हुआ तो बेबी। तो ये पूरा समझ में आया। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, और इस तरीके से जो है बच्चे का जेंडर होता है।
तो अब हम बात करते हैं कि आनुवंशिकता जो है बच्चे के जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें बच्चे का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी हाइट क्या होना है, उसके जो है बाल किस तरीके से होंगे, कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, उसके बच्चे का रंग कैसा होगा, बच्चे की नाक कैसी होगी, बच्चे के जो है आंखें का कलर क्या होगा, छोटी होंगी या बड़ी होंगी। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीजें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। और अगर किसी बच्चे का ये शारीरिक फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक है तो जब उसका डेवलपमेंट होगा तो इस इन्वायरमेंट को बहुत कुछ ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कुछ कठिन परिश्रम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको वो इजीली बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया करके अपनी एक पर्सनालिटी को डेवलप कर लेता है। इन केस अगर इस फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी है, डिफॉर्मिटी यानी विकृति है, कोई भी विकृति है, बच्चे की हाइट कम रह गई, वो बौना रह गया, या कोई भी और चीज होगी, बच्चे के कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तब क्या होता है, तब इस एनवायरनमेंट को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होते हैं। हम अपने घरों में देखते हैं ना, बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज है तो जो है हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। बच्चा अगर मेंटली साउंड नहीं है तो उसको हर टाइम जो है केयर की जरूरत होती है। बहुत से जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि कुछ बच्चे एजुकेबल होते हैं जिनको हम एजुकेशन दे सकते हैं, कुछ बच्चे ट्रेनेबल होते हैं, किसी को हम जो है सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो अगर बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ कुछ डिफॉर्मिटीज मिली हुई हैं तो वो जो है उसके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा बाधा पैदा करती है, ठीक। और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये 23 पेयर्स होते हैं बच्चे में जब जो है होता है तो 23 पेयर्स होते हैं। इन पेयर्स में भी किस तरीके से, अगर बच्चे की आंख का कलर या बच्चे की नाक किस तरीके के होना है, ये भी डिसाइड करता है। ये जब पेयर में होंगे, कोई दो चीजें हैं बच्चे के, सपोज दैट आंख डिसाइड करना है कि आंख का कलर या साइज क्या होगा, तो जो दो, एक पेरेंट से और एक जो है फादर से जो मिला होगा, उसमें से जो डोमिनेंट होगा, जो जीन्स डोमिनेंट होगा, एक होता है डोमिनेंट प्रखर और एक होता है रिसेसिव, जो है जो शांत कैसे कह लो जिसको, या जो है कुछ भी कह लो, ये रिसेसिव होगा, जो है प्रतिगामी कहते हैं इसको। तो जो भी डोमिनेंट होगा बच्चे का जो है आंख का कलर या आंख की शेप उस तरीके की हो जाएगी, और ये जो प्रतिगामी होगा, ये जो रिसेसिव होगा, वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। वो हो सकता है बच्चे के बच्चे में दिख जाए, कभी कभी ये होता है कि बच्चे की आंखें अपने दादा पे चली गई या परदादा पे चली गई या परनानी पे चली गई। तो ये किस तरीके से हमें अपने पेरेंट्स से बहुत सारे गुण ट्रांसफर होते हैं। वो पूरा एक एंसेस्टर्स का खजाना है। जिस तरीके से जो है हमें एक खजाना मिलता है ना हमें अपने एंसेस्टर से, इसी तरीके से हमें अपने एंसेस्टर से एक जो है गुणों का, प्रॉपर्टीज का खजाना मिलता है। और वो जो गुण होते हैं वो जब जो है डोमिनेंट करते हैं, वो एक स्टोर है, जब वो डोमिनेंट करेंगे तब वो विजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स के मिले, नहीं, हमें अपने पूरे एंसेस्टर्स के जो है कुछ गुण ट्रांसफर्स होते हैं, जो अगर जो भी डोमिनेंट करता है वो विजिबल हो जाता है। तो इसको हम, जो भी डोमिनेंट करेगा वो विजिबल हो जाएगा, और जो रिसेसिव होगा वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जो आगे की तरफ बढ़ जाता है इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, ये आगे की तरफ बढ़ गया, या जो है आगे अब उसके बच्चे के बच्चों में दिखाई दे सकता है। अब जो डोमिनेंट हुआ, जो है दिखाई दिया, इसको हम कहते हैं समलक्षणी। समलक्षणी यानी कि फिनोटाइप। फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो ये चीजें क्लियर हुई सारी। अब हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस पर क्या कोई जो है हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। जी बहुत ज्यादा हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। गोडार्ड एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मंद बुद्धि पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे भी मंद बुद्धि होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। अगर कुछ बच्चे कुछ पेरेंट्स बहुत तेज हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज है, तो उनके बच्चों की बुद्धि भी बहुत तेज होने की ये
प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक, तो यहां तक सारा क्लियर हुआ हमारा जो है इन हेरिडिटी के बारे में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटी से रिलेटेड हैं। एक चीज और है यहां पे जानने वाली, ये हमारी हेरिडिटी, हमने कहा जब जो है एक स्पर्म और एग मिलता है तब बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद जब वो बच्चा पैदा हो गया तब उसके जीन्स में, उसके जेनेटिक्स में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। जब चेंजेस नहीं किया जा सकता तो इसलिए हेरिडिटी क्या होती है हमारी, स्थायी होती है, यानी स्टैटिक होती है। क्या होती है हमारी, स्टैटिक होती है और स्थायी होती है। लेकिन इन्वायरमेंट हमारा किस तरीके का होता है, जब हम, ये हमारे ऊपर है कि हम अपने घर में किस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। हम गर्मी के दिनों में एसी चलाते हैं, ठीक है, जो है ठंड के दिनों में हीटर चलाते हैं। तो ये एक एग्जांपल था। तो किस तरीके का हम एनवायरनमेंट बच्चे को देना चाहते हैं, हम एनवायरनमेंट जिसको चेंजेस भी कर सकते हैं। एनवायरनमेंट जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो एनवायरनमेंट कैसा हुआ, स्टैटिक हुआ या डायनामिक हुआ, एनवायरनमेंट हुआ हमारा डायनामिक, यानी कि गतिशील। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। हेरिडिटी स्टैटिक होती है और ये डायनेमिक होती है। और बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है, जो कि मैंने अभी बताया कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच अंतः क्रिया करके बच्चा अपनी एक पर्सनालिटी को डेवलप करता है। इन दोनों के बीच एक अंतः क्रिया होती है, एनवायरनमेंट प्लस हेरिडिटी के बीच एक अंतः क्रिया होती है, जिससे बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो अपना विकास करता है और एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है। आपका एक क्वेश्चन और आया हुआ है इसी में कि बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी का रोल और एनवायरनमेंट का रोल कितना कितना होता है। उसमें आपके 50-50% होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर बच्चा जो है फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ठीक है तो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। डिफॉर्मिटी अगर बच्चे के अंदर है तो एनवायरनमेंट को, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा उसकी केयर करने की और बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत होती है। तो कितना रोल हेरिडिटी का होगा, कितना रोल एनवायरनमेंट का होगा, क्या हम किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं हमारे अंदर कितनी हेरिडिटी ट्रांसफर हुई है अपने पेरेंट्स से, या हमें जो है कितना हमें अपने पूर्वजों से जीन्स के थ्रू मिला है, नहीं कर सकते ना। तो हम कितना परसेंटेज होगा कि ये 50 हो या 50, ये 40 हो या 60, ये 60 हो या 40, इसको हम जो है मेजर नहीं कर सकते। बस हम ये जानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का होना बहुत जरूरी है। और बच्चे की पर्सनालिटी जो होती है, इन दोनों के बीच अंतः क्रिया से, इन दोनों के बीच जो है इंटरेक्शन से बच्चे का डेवलपमेंट होता है और पर्सनालिटी निखर के आती है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई जो है हेरिडिटी के बारे में। इसको रब कर दिया जाए। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी वातावरण का प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जब बच्चा मां के पेट में होता है तो वहां के एनवायरनमेंट का या मां का जो है क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सिर्फ फिजिकल ही नहीं, क्या वो फिजिकली फिट है, फिजिकली साउंड है कि नहीं है, बल्कि मेंटली फिट होने का भी बहुत ज्यादा असर बच्चे के वो पड़ता है। अगर फिजिकली फिट नहीं होगी, खुद उसके अंदर डेफिशिएंसीज होंगी, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, तब क्या होगा, क्या बच्चे को अच्छे से जो है नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो बच्चे में डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ, अगर घर में सब चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है, कोई हादसा हो गया, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई या कोई और भी चीजें हो गई, मेंटली अनस्टेबल होगी, कोई भी चीज होगी, तब भी बच्चे पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका जो है फिर वही चीज है, उसका हो सकता है उसकी भी जो है मेंटल कंडीशंस अच्छी ना हो, बच्चे की डिफॉर्मिटीज कोई भी चीज हो जाए। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर। दूसरी चीज, जो मां के पेट में क्या सिंगल बच्चा है या फिर मल्टीपल बच्चे हैं। कभी कभी क्या होता है, मां के पेट में एक से ज्यादा भी बच्चे होते हैं, तब क्या उसका वो न्यूट्रिशंस बच्चे को पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो ये अच्छा ऐसे होता कैसे है, सिंगल और मल्टीपल। मल्टीपल्स के लिए, एक से ज्यादा बच्चे होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक स्पर्म गया और एक के साथ
क्रिया करके जो है उसने एक जाइगोट बना दिया, जाइगोट, ठीक है, उसने एक ब्रो डेवलप कर लिया। अब ये जाइगोट जो है थोड़ा बढ़ने लगा और ये स्प्लिट हो गया दो में। क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गया दो में। तो एक तो ये तरीका हुआ दो बच्चे पैदा होने का। अब इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्या कहते हैं इसको, आइडेंटिकल ट्विंस। इसमें बच्चा अप्रोक्सीमेटली 60 to 75% एक जैसे होते हैं बच्चे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तब भी होते हैं जो है, लेकिन इसमें आइडेंटिकल ट्विंस में सिमिलैरिटी इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसमें एक जाइगोट था वो स्प्लिट हो गया बिटवीन टू। कभी कभी क्या होता है, दो एग रिलीज हो गए, दो एग रिलीज हो गए और दो स्पर्म ने उनको जो है फर्टिलाइज कर दिया। अब यहां पे दो जाइगोट डेवलप हो गए, दो जाइगोट डेवलप हो गए। इस केसेस में भी, इस केस में भी मल्टीपल बच्चे, दो या दो से अधिक, तीन, अगर तीन एग रिलीज हो गए तो तीन जो है फर्टिलाइज हो जाएंगे एग। तो इस केस में भी जो है ज्यादा। अब इस केस में जरूरी नहीं है कि बच्चे का जेंडर एक जैसा हो। इस केस में बॉय गर्ल भी हो सकते हैं, गर्ल बॉय भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस केस में या तो दोनों लड़की पैदा होंगी या दोनों लड़के पैदा होंगे। तो डिपेंड करता है कि मां के पेट में एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, इसका भी फर्क पड़ता है। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन के मां को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाना किस तरीके का मिल रहा है। दूसरा, एम्ब्रॉय यानी भ्रूण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, मां गिर गई है, कुछ तो पेट में जो बच्चा है उसको कोई चोट लग गई हो, उसके सर में कोई चीज चोट लग गई हो, उससे भी जो है मेंटल प्रॉब्लम या जो है कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम चीजें हो सकती हैं। और क्या चीजें हो सकता है, कोई डैमेज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये सारी चीज। तो ये पूरा था हमारा, जब बच्चा मां के पेट में होता है तो कैसा एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट का क्या फर्क पड़ता है। अब हम जानते हैं जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तब किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट बच्चे को प्रभावित करता है। अब हम जानते हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद एनवायरनमेंट का बच्चे पे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो डाइट, क्या बच्चे को प्रॉपर डाइट मिल रही है, क्या बच्चे के लिए बच्चे को जो सप्लीमेंट्स चाहिए, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या वो उसको मिल पा रहे हैं, उसको पूरे कैल्शियम विटामिन मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। अगर मिल पा रही हैं तो अगर जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई सही स्ट्रक्चर वाला बच्चा होगा तो वो फुल फ्लेश डेवलप कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, अगर उसका हेरिडिटी तो उसे अच्छी मिली हुई है कि वो लंबा चौड़ा अच्छे से होगा, लेकिन अगर उसको अच्छी डाइट अब नहीं मिल पा रही है तो क्या होगा, उसका जो है मसल्स जो मांस ही नहीं बढ़ेगा, वो एकदम हड्डियों का ढांचा सीधा लकड़ी जैसा सीधा हो जाएगा। तो डाइट किस तरीके का मिल रहा है उसे, उसका जो है आसपास का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, पूरा जो है क्या उसको जो है सही से पूरी स्वच्छ हवा मिल पा रही है कि नहीं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी क्या चीज है, कोई एक्सीडेंट या फिजिकल ट्रॉमा वगैरह तो नहीं हुआ। अगर किसी बच्चा कोई गिर गया, कोई भी चीज हो गई, उसके अंदर हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जो कि परमानेंटली उसको जो है किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ गई, तो उसका भी असर पड़ता है। फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि मैंने अभी बताया। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो आती है हमारी, सोशल एंड कल्चर फोर्सेस। सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, सोसाइटी से वो कितना इंटरेक्ट कर पा रहा है, अपने कल्चर को वो कितना अडॉप्ट कर पा रहा है, अपने कल्चर वैल्यूज के बारे में और इन सब चीजों के बारे में अंतःक्रिया करके अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप कर पाता है। अब सोशल और कल्चरल में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज, फैमिली केयर रिसीव्ड बाय द चाइल्ड। फैमिली केयर रिसीव्ड बाय द चाइल्ड। फैमिली केयर, कभी कभी क्या होता है, चाहिए होता है लड़का, हो गई लड़की। अब घर वाले जो है उसको इतनी अटेंशन नहीं देते हैं। अगर वो बीमार है तो ऐसे ही कुछ
दवा थोड़ी बहुत दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया, कोई भी चीज इस तरीके से दे दी, तो बच्चे को कितनी फैमिली केयर मिल रही है, कितनी अटेंशन उसे मिल रही है, इसका भी बच्चे के जो है फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली। बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन क्या, बच्चे की फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या वो जो है उसको स्कूल भेज रहे हैं या खेत भेज रहे हैं, या उसको किसी काम पे करने, किसी ढाबे पे लगा दिया है बच्चे को काम करने के लिए। बच्चे की जो है सोशल स्टेटस क्या है फैमिली का, ठीक, क्या बच्चा इवन अगर हम अपने क्लासेस में देखें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, लेकिन सोसाइटी में इकोनॉमिक बेसिस पे भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है, हमें जो है सोशल स्टेटस पे भी देखने को जो है डिस्क्रिमिनेशन मिल जाता है। तो इससे भी बच्चे का जो है डेवलपमेंट हैम्पर होता है। और क्या क्या चीजें हैं, बच्चे की एजुकेशन या हम कहते हैं स्कूलिंग। कोई बच्चा है किसी गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे ही पढ़ रहा है, या कोई जो है फुल फ्लेज स्कूल में सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में, डीपीएस में कहीं पढ़ रहा है, तो क्या कोई फर्क होगा? जरूर फर्क होगा कि वो प्राइवेट वाले कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कितना केयर कर रहे हैं उनकी, लेकिन गवर्नमेंट में हमारा ये जो है क्या कहें इसको बदकिस्मती है कि टीचर्स को जो है इतने इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं टीचर्स बच्चे को, या टीचर्स को और ज्यादा और कुछ कामों में उलझाया हुआ है जिससे कि बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं वो। तो बच्चे को एजुकेशन किस तरीके की मिली हुई है, स्कूलिंग किस तरीके की है, और क्या क्या चीजें हैं, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा अपने घर में और बच्चों के साथ, बच्चा अपने स्कूल में और बच्चों के साथ, बच्चा अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में किस तरीके के उसके छोटे और बच्चों के साथ रिलेशन है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है, वहीं उसका सोशलाइजेशन जो होता है, समाजीकरण जो होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। और अगर ये चीज अच्छी नहीं होती है तो बच्चे के अंदर बहुत सारी वो जो है अपने अंदर जो है चीजें बिठा लेता है कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, जिससे बच्चा बिलोंग करता है, कि हम जिस सोसाइटी से, हम जिस जो है कल्चर से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं या किसी से हम अटैच हैं, तो वो किस तरीके से जो है बच्चे के साथ जो है बिहेव करती है, वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे कि हमारा रिलीजन हो गया, हमारा जो कोई और भी चीज होगी, वो बच्चे को किस तरीके से जो है बच्चा उस चीज को लेता है। इवन हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रीडम है, हमें किस तरीके की ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फ्रीडम मिली हुई है, ये चीजें भी बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को, मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। और हम बात करें क्वालिटी ऑफ द पावर, और हम कह सकते हैं एंड स्टेटस enjoyed by the people of the country or the child of the country, कि उस कंट्री में किस तरीके की फ्रीडम है, किस तरीके का जो है वहां पे सिस्टम बना हुआ है, उसका भी जो है बच्चे पे असर पड़ता है। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, हम बात करें जो है चाइना की, हम बात करें इंडिया की, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वहां पे जो है ऑटोक्रेसी है, तानाशाही, कुछ भी कह लें हम, कोई भी चीजें हैं, तो इस चीज का भी बच्चे पे फर्क पड़ता है। क्वालिटी और पावर enjoyed by the country of the child, कि उसकी कंट्री क्या गुलाम देश में आता है, या वो डेवलप में आता है, या डेवलपिंग में आता है, किस तरीके की वो कंट्री में रहता है बच्चा, उसका भी जो है बच्चे के डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है। तो ये था पूरा सारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो आपको ये वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे इस रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जिनको आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।